इसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका अरावली वाला पार्ट। जो अरावली माउंटेन है उसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन का। इस बेसिस पे हम कहते हैं, क्योंकि कैम्ब्रियन से भी पहले का टाइम पीरियड आ गया, इस कारण इस पर्वतमाला को हम क्या मानते हैं? प्राचीनतम, ओल्डेस्ट माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वतमाला, और वर्तमान में बची हुई है अवशिष्ट पर्वतमाला। इसका मीनिंग इसकी चट्टानें काफी प्राचीन है, कठोर चट्टानें हैं, इस कारण ये बची हुई भी है। तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एक तो फॉर्मेशन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको ओल्डेस्ट, और प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको फोल्डेड, क्योंकि माउंटेन इस तरीके से फोल्ड है इसमें जैसे हिमालय में, लेकिन हिमालय को प्राचीनतम नहीं बोला जाता, उसको नवीनतम और वलित यानी न्यूली एंड फोल्डेड माउंटेन। जबकि वर्तमान में अरावली जो है वो अरावली कहा जाता है। जब निर्माण समय अरावली का जब निर्माण हुआ था तो एवरेज हाइट इसकी लगभग 2700 मीटर मानते थे, और आज वर्तमान में तो मूल अरावली का सिर्फ 1/3 हिस्सा बचा है, लगभग 33-35% अरावली बची है। तो बचे हुए पर्वत को अपन बोलते हैं अवशिष्ट पर्वतमाला, रेजिडुअल माउंटेन। तो एग्जाम में कई बार ये गलती से अपशिष्ट लिखा हुआ जाता है, लेकिन इंग्लिश में सही लिखा हुआ रहता है उधर शब्द रेजिडुअल माउंटेन, वहाँ वेस्टेज माउंटेन नहीं होता। तो अरावली अपने लिए वेस्टेज नहीं है, ये अपने आप में क्या है? अवशिष्ट पर्वतमाला है। क्योंकि हिंदी में टाइपिस्ट है वो इतना फर्क नहीं कर पाता अपशिष्ट और अवशिष्ट, भाई सोचें तब तो फर्क दिखाई देता है। और जनरली अपन भी बोल जाए कि अरावली प्राचीन, वलित और अपशिष्ट पर्वतमाला है, तो अपने को भी लगे हाँ ठीक ही बात है। तो अगर इंग्लिश में भी एक वेस्टेज माउंटेन अगर लिख दिया गया तो स्टेटमेंट गलत है। तो इस शब्द की ओर ध्यान देना कि अवशिष्ट यानी बचा हुआ होना चाहिए, अपशिष्ट नहीं होना चाहिए। तो सुबह पहले वो आवाज आती है ना, कचरे वाला आया, कचरा निकाल। तो अपन कई बार अपने रूममेट के लिए कहते हैं अभी सो रहा है, बाद में आना। नेक्स्ट है अरावली का अध्ययन, जिसमें अभी दोनों तीनों बातों की अपने जो स्टेटमेंट दिया है, एक तो ये याद रखना है। और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग डेजर्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? दो, एरिड और सेमी एरिड। अरावली को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 3 भाग। अब ये 3 भाग इसके कौन से हैं? तो एक तो देखो जनरली इसकी अरावली की जो डायरेक्शन होती है, इससे भी कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट देते हैं, और एग्जाम में स्टेटमेंट इस तरीके से दिया हुआ रहता है कि अपने को यूं लगता है कि दोनों डायरेक्शन ही ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट में देते हैं कि अरावली की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के डायरेक्शन ऑफ अरावली फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है, मूल अरावली इधर से और दिल्ली की ओर मानी जाती है, ये डायरेक्शन बिल्कुल सही होती है। और एक ऑप्शन अपोजिट भी होता है कि अरावली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, अरावली उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दोनों में सही डायरेक्शन ये होती है, गुजरात से दिल्ली वाली। वो उस कंडीशन में ठीक मानेंगे कि अरावली की बढ़ती हुई चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई गुजरात की ओर कंटिन्यूस क्या होती है? इसकी बढ़ती है। बाकी जनरल डायरेक्शन में आंसर ये रहेगा। और इसमें स्टडी उस हिस्से की होगी जो राजस्थान में है, यानी सिरोही माउंट आबू से लेके ये खेतड़ी झुंझुनवाला। ये खेतड़ी तो अब नीम का थाना में चला गया है, लेकिन अभी तक अपने को खेतड़ी याद रखना है मेन, खेतड़ी और यहाँ पे माउंट आबू। तो पुराने वाले फॉर्मेट में देखें तो सिरोही से लेकर और झुंझुनों तक। तो इस अरावली का अपने को अध्ययन करना है और इसको 3 भागों में बांटना है। तो अपने को 2 पॉइंट और चाहिए, दो तो अपने पास ये है सिरोही से लेकर झुंझुनों तक, एक पॉइंट जहां से अभी अपन पढ़ रहे हैं जयपुर, और एक राजसमंद। तो अपने को यह पता होना चाहिए जब तक ऑप्शन में खेतड़ी या झुंझुनू है तब तक उत्तरी अरावली आंसर होगा, और जब तक सिरोही क्वेश्चन में है तो इसका मीनिंग दक्षिणी अरावली। जब ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं होती तब मिड अरावली होता है, यानी झुंझुनू से जयपुर की अरावली तो अपने को सोचना ही नहीं है, झुंझुनू है तो उत्तरी अरावली है। राजसमंद से सिरोही तो सिरोही आ गया तो दक्षिणी अरावली, और दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो इसका मीनिंग फिर मध्य अरावली, यानी जो जयपुर से राजसमंद के बीच की अरावली, जिसको मुख्यतः अजमेर अरावली भी कहा जाता है। और अजमेर वाले हिस्से को पहले क्या बोलते थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस नाम से भी दिया गया है कि मध्य अरावली की पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। मीनिंग है कि मध्य अरावली की पहाड़ियों को अजमेर की पहाड़ियां कहा जाता है। तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मेरवाड़ा शब्द किसके लिए यूज होता है? अजमेर के लिए।
अब तीनों हिस्सों में जो ऊंची चोटियां हैं, जैसे जयपुर झुंझुनू के बीच में सीकर में एक ऊंची चोटी आती है जिसका नाम है रघुनाथगढ़, 1055। हाइट कितनी है? 1055 या 1055। ये जो मध्य अरावली है उसमें अजमेर की ओर टोडगढ़ और तारागढ़, टोडगढ़ और तारागढ़ दोनों का संबंध अजमेर से ही माना जाता है, जिसमें 900 प्लस से 934 और ये 873 मीटर। फिर सदन अरावली, जहां गुरु शिखर, गुरु का मीनिंग है जिसका दर्जा ऊंचा हो, शिखर का मीनिंग माउंटेन, यानी एक ऐसा माउंटेन, ऐसा शिखर जिसका दर्जा गुरु की तरह ऊंचा हो। तो इसका मीनिंग है गुरु। जैसे हिंदी में आप विलोम सूत्र पढ़ोगे, जो गुरु का दूसरा अपोजिट लघु, लघु यानी छोटा, गुरु यानी ऊंचा या बड़ा। तो राजस्थान के अंदर जो ऊंचा या बड़ा शिखर है वो है गुरु शिखर, यानी उसको नाम है गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने माउंटेन ऑफ सेंट, संतों का शिखर। जैसे हिमालय बहुत हाइट पर होने के कारण एक शांत एरिया है जहाँ पे संत तपस्या करते हैं, तो उसी तरीके से कर्नल जेम्स टोड ने संतों की जो हिमालय है उस हिमालय से तुलना राजस्थान के सबसे ऊंचे माउंटेन यानी गुरु शिखर से की। और गुरु शिखर की जो हाइट है वो 1722 मीटर। वो पहाड़ी वाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को अपने को हटाना है। 1727 जो लिखा हुआ रहता है कई बार, ये अपने को तब आंसर मान लेना है जब 22 ऑप्शन ना हो। तो 22 नहीं हो तो उसके बाद में जो नियरेस्ट जो भी डेटा है, 1720 आए तो 1720, 25 आए तो 25, 27 आए तो 27, लेकिन परफेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1722। अब एक स्टेटमेंट यह दिया जाए कि अरावली के दक्षिण की जो चौड़ाई है वो सर्वाधिक है और हाइट भी सबसे अधिक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अरावली जो मैक्सिमम जो एरिया कवर करती है वो सदन में करती है, और उसकी हाइट भी मैक्सिमम सदन में अधिक है। तो इसको लेके आजकल क्लाइमेट वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आने लग गए कि राजस्थान के दक्षिण की ओर या अरावली के दक्षिण की ओर मुख्यतः वर्षा अधिक होती है। इनका कहने का मीनिंग है कि सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। तो एक तो ये स्टेटमेंट आता है, तो स्टेटमेंट सही है गलत? सही है, क्योंकि माउंट आबू है वो 150 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है। अब इसके पीछे वो कारण लिखते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का उच्चावच या जो हाई रिलीफ फीचर और एक मैक्सिमम वेजिटेशन, कि इसमें ऊंचाई और वनस्पति अधिक है। तो आप अधिक वनस्पति वाले जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ोगे उसमें उदयपुर आएगा, और अधिक ऊंची चोटियों में सिरोही और उदयपुर ये दोनों आते हैं। तो इन क्षेत्रों में वनस्पति भी अधिक है और हाइट भी अधिक है, और वर्षा अधिक होने के लिए एक उच्चावच का बैरियर के रूप में होना जरूरी है, जैसे कि भारत के पश्चिमी घाट, जैसे भारत में हिमालय, ये मानसून में बैरियर का काम करते हैं। तो बैरियर का जहां काम होगा, माउंटेन्स जैसे अरावली है वो बैरियर का काम नहीं करती, मोस्टली मानसून के पैरेलल होती है। लेकिन अरावली का सदन कुछ भाग जो अधिक चौड़ा है वो बैरियर के रूप में काम करता है कुछ डिस्ट्रिक्ट को लेकर, जैसे भी बताया सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। तो इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने का कारण ये एक तो हाई रिलीफ फीचर और एक वेजिटेशन का अधिक होना। तो इस स्टेटमेंट को भी अपने को सही मानना है। और दक्षिणी अरावली की चौड़ाई अधिक होने के कारण इसको अपन दो भागों में फिर से बांटते हैं। जैसे एक तो राजसमंद से और इस साइड में उदयपुर की ओर अरावली चलेगी, इस अरावली को नाम दिया जाता है मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली की जो ऊंची चोटी आती है उसका नाम क्या है? जरगा। दूसरा हिस्सा जो इस साइड में पाली और सिरोही की ओर फैला हुआ है, इस हिस्से को कहा जाता है आबू अरावली। तो आबू तो नाम से ही पता लग रहा है कि सिरोही में है, और सिरोही के बाद कुछ आंशिक हिस्सा पाली। और ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो सिरोही की ओर आती है गुरु शिखर। तो ये जो गुरु शिखर वाला जो पार्ट है ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कि दक्षिणी अरावली में राजसमंद, उदयपुर का हिस्सा मेवाड़ अरावली कहलाता है, जिसकी ऊंची चोटी जरगा। तो इसका मीनिंग दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटी जरगा नहीं है, गुरु शिखर। ये मेवाड़ अरावली का ऊंचा पार्ट है जरगा हिल्स, जो कि उदयपुर में है। तो अरावली के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अपने उत्तरी अरावली जहां झुंझुनू प्रेजेंट हो,
दक्षिणी अरावली जहाँ पे सिरोही प्रेजेंट हो, और जहाँ ये दोनों ही नहीं होंगे वहाँ जयपुर राजसमंद के मध्य का जो पार्ट है वो मध्य अरावली। तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली का जो प्रमुख चोटी है वो रघुनाथगढ़, मध्य अरावली में टोडगढ़। ये ऑप्शन नहीं आती है तो फिर तारागढ़ को ठीक मानना है, और तारागढ़ को ठीक तब मानना है जब ये ऑप्शन में हो। ऑप्शन का मीनिंग है कि मध्य अरावली की निम्नलिखित में से ऊंची चोटी कौन सी है, तो निम्नलिखित में टोडगढ़ नहीं लिखी हुई है, तो इसका मीनिंग तारागढ़ को राइट टिक करना है। और स्टेटमेंट के रूप में आ जाए कि मध्य अरावली की ऊंची चोटी तारागढ़ है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। अब जैसे दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर नहीं है, और ऑप्शन स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए कि दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो जरगा है, तो स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट में आंसर क्या होना चाहिए था, गुरु शिखर। हाँ, ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि ऊंची चोटियों के नाम ही नहीं लिखे हुए हों, स्टार्टिंग के 2-3 चोटियों के नाम ही नहीं लिखे हुए हों, तो नंबर 4 वाली जरगा होती है। फिर वो पूछें कि निम्नलिखित में से ऊंची चोटी कौन सी है, तो बाद में अपने को वो ट्रिक्स याद होनी चाहिए 15-16 ऊंची चोटी वाली। तो उसमें अपन देखते चलेंगे, स्टार्टिंग की अगर नहीं है तो जो भी हाईएस्ट लिखे हुए हो, और इस प्रकार के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अब अधिक है कि वो सबसे ऊंची चोटी का नाम नहीं लिखें और उसके बाद में जो आने वाली है उसका नाम लिखा जाए। जैसा कि ये वाला अरावली की सर्वोच्च चोटी, इसमें ये जो आप क्वेश्चन याद करके जाते हो वो ऑर्डर कौन सा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। एग्जामिनर उल्टा भी पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्वेश्चन में एक तो ये ध्यान रखना है कि आप याद करके आए हो क्या एज इट इज वही पूछा है अवरोही, या फिर उल्टा पूछा है आरोही। आरोही अगर पूछेंगे तो इस ट्रिक को अपने को सदन से नीचे से ऊपर की ओर चेक करना है फिर एग्जाम में। तो इसमें जो 15-16 ऊंची चोटियां हैं जिनका ट्रिक्स आपको पहले बताया हुआ है, 5 ऊंची चोटियों का गुरु से, दिल से जरा आस, इसका मीनिंग है गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। इसमें सिर्फ एक जरगा की लोकेशन याद रखनी है, उदयपुर, और बाकी सब हैं वो सिरोही में स्थित है। सिरोही का मीनिंग है आबू अरावली का पार्ट है। तो एक तो क्वेश्चन ये देते हैं जैसे कि स्टार्टिंग वाले इन 4 चोटियों के नाम दे दिए, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और जरगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आबू अरावली में नहीं है, या कौन सा मेवाड़ अरावली यानी उदयपुर की ओर स्थित है, तो आंसर रहेगा जरगा। जब ये अचलगढ़ भी माउंट आबू आबू अरावली का हिस्सा है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटियां सिरोही में स्थित हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली आर लोकेटेड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो जो टॉप 5 मेन जो इसकी पिक्स या जो चोटियां हैं, जो मोस्टली ज्यादातर 4 हैं, 5 में से 4 हैं वो कहाँ पर है, सिरोही में। 3 तो सीक्वेंस वाइज हैं कंटिन्यूस, एक नंबर 4 उदयपुर वाली है जरगा, और बाकी नंबर 5 पे वापस रिपीट कौन होता है, सिरोही। तो एक गुरु से दिल से जरा आस। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आजकल गुरु से आस खत्म होती है, उसके बाद आरपीसी स्टार्ट होती है। तो आरपीसी आजकल इन आगे वालियों में से सीक्वेंस पूछती है, जिसमें 3 शब्दों में तो एक व्यक्ति का नाम बताया था, कुंभा रघुनाथ ऋषि। फिर उनके पास क्या है, का सज्जन मोर। 3 शब्दों में उनके पास क्या है वो बताना है, का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। तो खो से खो, या इसको खोहे भी कहा जाता है, जो कि कहां पर है, जयपुर। 7 में सा से सायरा, और तय से तारागढ़। तो ये काउंटिंग है 7, जिसमें दोनों को अलग अलग लिखना होता है, सायरा और तारागढ़। तो सायरा तो उदयपुर में, और तारागढ़ मध्य अरावली की ऊंची चोटी है अजमेर। बिलाली लाली कहाँ वाली, लाली अलवर वाली। तो ये एक बिलाली के नाम से याद रखिए, और एक रोजा भाकर। पहाड़ी में अरावली में अगर भाकर आता है तो सिरोही, और गांव के नाम के साथ भाकर तब रहेगा जालोर। तो ये जालोर की पहाड़ियां, रोजा भाकर। तो इन पहाड़ियों का सीक्वेंस आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन है। सिर्फ 2021 में नहीं पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, बाकी नए वाले पैटर्न में चाहे 13 का पेपर हो, चाहे 16 का हो, चाहे 18 का, इन 2 में तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहाड़ियां पूछे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। 18 में लोकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है, कुछ पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं
और उनके डिस्ट्रिक्ट मैच करवाए हैं। तो अरावली के अंदर आपको ध्यान हो 50-60 ऊंची चोटियां लिखवाई, सॉरी लोकेशन के अकॉर्डिंग कुछ पहाड़ियां लिखवाई थी मैंने आपको, 40-50 के आसपास लिखवाई हुई है। तो उनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने करौली से जैसलमेर की और एक लाइन से बताई थी, एक तो त्रिकुट त्रिकुट और एक चिड़िया वाली। चिड़िया टू कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। फिर बाद में उस लाइन को अपन नीचे की ओर लेके गए थे, बाड़मेर, जालोर, फिर सिरोही से लेके कंटिन्यू सलवर की तरफ, फिर अरावली के अंदर चले थे अपन। तो उसमें लगभग आपकी 40-50 ऊंची चोटियां हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जिनकी ज्यादा रहती है, क्योंकि आरपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न फिक्स होते हैं। जैसे कि वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो पुराने वाले जो पूछे हुए हैं उनके आसपास से ही क्वेश्चन निकालते हैं वापस। अगर आपने 3-4 साल के पेपर किसी ने एनालिसिस किए हो, अब करने मत बैठना। वैसे अगर किए हो तो उन्होंने देखा होगा कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर निकाले हुए हैं, नेक्स्ट ईयर जो है वो उसके आसपास में या उसका कुछ कोई अपोजिट होता है, उससे क्वेश्चन निकालते हैं। और ज्योग्राफी में मेहनत कम करते हैं वैसे। जैसे 2018 में भी सौर वेधशाला पूछ लिया, 21 में फिर पूछ लिया कि पिछली बार डिलीट किया था, इस बार नहीं करेंगे। तो 18 में डिलीट कर दिया था उन्होंने क्वेश्चन को, 21 में डिलीट नहीं किया, उदयपुर लोकेशन मानी गई उसकी। अब अरावली में कुछ एक नाल या दरे आते हैं। तो नाल का मीनिंग तो ध्यान है आपको, जो हिमालय में आपने पासेज या दर्रे पढ़े हैं, हालांकि वहां किस नाम से पढ़े आपने, जोजिला, नाथुला, बोमडीला, सिपकीला, वो पढ़े हैं। तो राजस्थान के अंदर ये जो अरावली के अंदर जो नाल है वो सबसे ज्यादा एक तो कहाँ किस जिले में अधिक मिलती है? राजस्थान। फिर कुछ एक फेमस नाल है, जैसे कि उदयपुर की ओर देखा जाए तो उदयपुर में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि डेबर में केवड़ा का फूल किसने तोड़ा? हाथी ने तोड़ा। डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा। तो एक तो हाथी नाल आती है उदयपुर, एक फूल से फुलवारी नाल, जो फुलवारी एक अभ्यारण्य भी आता है, अपने सेंचुरी भी आता है। एक केवड़ा से केवड़ा के नाल, और डेबर नाल, डेबर नाल में स्थित है जयसमंद। ये वाला हिस्सा अभी अपना सलूम्बर में चला गया है। कहां पर चला गया? सलूम्बर वाले पार्ट में, जो उदयपुर से अलग हो गया, एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है। इसमें ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला केवड़ा। फुलवारी अगर पूछेंगे तो फुलवारी नाल के अकॉर्डिंग ज्यादा फेमस नहीं है, यह सेंचुरी के रूप में, अभ्यारण्य के रूप में ज्यादा फेमस है, जहां से 3 नदियां निकलती हैं, सोम, मानसी और वाकल। उन नदियों को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनमें लोकेशन को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये केवड़ा, केवड़ा उदयपुर। फिर मैंने बताया था कि डेबर में केवड़ा का फूल जो हाथी ने तोड़ा, उस हाथी को चैलेंज किसने किया? मान सिंह जी ने। और मान सिंह जी का जो मेवाड़ पे जो अटैक था वो हल्दी घाटी के रूप में था। जो आक्रमण हुआ था या जो लड़ाई हुई थी वो मुख्यतः अपने मेवाड़ वाले हिस्से में हल्दी घाटी की ओर, जो वर्तमान प्रेजेंट राजसमंद। और उस युद्ध में हाथी क्या हुआ था? घोड़ा। जैसे भाला लगा वैसे हाथी घोड़ा, तो हाथी घोड़ा नाल, हाथी घोड़ा नाल राजसमंद। और हाथी के गुड़ते कौन भाग कर आई? कमली। किसको छोड़कर? अपनी गाय को। तो गौ से याद रखना है गौरम घाट। तो हाथी घोड़ा, भाकराई, कमली, या इसको खामली घाट भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, कमली या खामली घाट। एक गौरम घाट। और फिर यहां से अपन मेवाड़ से कहां चलेंगे? मारवाड़। मारवाड़ जाने के लिए क्या चाहिए? पग। पगले के नाल, पगले या झीलवा नाल जिसको अपन बोलते हैं। तो इसमें मेन ये याद रखिए, पगला नाल। तो पगला से अपन कहां पहुंचेंगे? पाली। और पाली जाके वहां की एक लोकल नाल है देशूरी। एक एग्जाम में ये पूछते हैं देशूरी नाल। फिर एक बर पाली, जो कि अजमेर के ब्यावर से कनेक्ट करती है। और ब्यावर जाके देखते हैं तो अंग्रेज वहां बिना किसी की परवाह किए शाम को क्या लगाते हैं? सुरा। तो परवा से परवारिया नाल और सुरा से सूरा नाल। तो ये परवारिया नाल, सूरा नाल, ये मुख्यतः किसके आसपास है? ब्यावर के आसपास। तो इन नाल को याद रखना है, एक तो परवारिया और सूरा नाल, एक देसुरी नाल पाली राजसमंद के अंदर,
कमलिया, खामली घाट और उदयपुर में मुख्यतः केवड़ा। तो इनके फिक्स है क्वेश्चन, ये केवड़ा वाला या तो ये निकालते हैं, या इस साइड में ये कमलिया खामली घाट और इस साइड में देसूरी। पूछते फैक्चुअली है कि किस जिले में है या अरावली के किस भाग में। तो नाल है वो मोस्टली अरावली के सदन में है, जहां अरावली की चौड़ाई अधिक होगी या जहां ऊंची चोटियां होंगी, मुख्यतः वहां पासेज या दरों को अधिक अपनाया जाता है, क्योंकि पासेज का इंपॉर्टेंस ही वहां पे होता है जहां माउंटेन अधिक ऊंचाई पर हो। तो वहां उसके बीच वाले नीचे एरिया को अपनाया जाता है उसको माउंटेन को क्रॉस करने के लिए। तो ये मुख्यतः इस प्रकार के पार्ट होते हैं जो माउंटेन्स के दोनों एरियाज को कनेक्ट करते हैं। तो इनकी आवश्यकता राजस्थान के किस भाग में होगी, जहां अरावली की या तो चौड़ाई अधिक हो या अरावली की हाइट अधिक हो। तो ये दोनों ही पार्ट अरावली के सदन में है, चौड़ाई भी अधिक है और उसकी हाइट भी अधिक है। फिर अरावली के अंदर कुछ फेमस प्लेट्यू पठार हैं, जिसमें एक तो बोराट, आरपीएससी का सबसे फेवरेट पठार। इसमें क्वेश्चन में ये डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा हिल्स को देते हैं वैसे। तो बोराट है उदयपुर के अलावा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, राजसमंद। तो यहाँ राजसमंद को रिप्रेजेंट करने के लिए हिल्स कौन सी आती है, तो कुंभलगढ़ और उदयपुर, उदयपुर में गोगुंद। तो क्वेश्चन यहाँ डिस्ट्रिक्ट के बजाय ज्यादा हिल्स से आने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है कि कुंभलगढ़ हिल्स और गोगुंदा हिल्स। कुंभलगढ़ यानी राजसमंद और गोगुंदा यानी उदयपुर के बीच के पठार को बोराट। इसके अपोजिट उदयपुर के सदन की ओर चलेंगे तो भौमट। तो इसका मीनिंग उदयपुर, और उदयपुर के सदन की ओर डूंगरपुर। इसके बीच का जो हिल्स और प्लेट्यू एरिया होता है, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। उदयपुर डूंगरपुर के बीच के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र को भौमट कहा जाता है, जो कि मुख्यतः कौन सी ट्राइब्स के लिए फेमस है, भील जनजाति, जहां पे आपने भौमट का आंदोलन भी पढ़ा है। तो भौमट या एकी आंदोलन जो मुख्यतः डूंगरपुर से रिलेवेंट है। तो भौमट में अगर उदयपुर और डूंगरपुर दोनों ही ऑप्शन हो तो आंसर रहेगा डूंगरपुर, प्रायोरिटी में ये रखना। फिर लसाड़िया प्लेट्यू, ये उदयपुर का जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट जो कि एक नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में आ गया है, सलूम्बर। वहां पे जयसमंद झील ये रेफरेंस में दिया जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आता है कि जयसमंद झील के पूर्व में जो बैडलैंड प्लेट्यू यानी उबड़ खाबड़ जो पठारी भाग है उसको क्या कहा जाता है, लसाड़िया प्लेट्यू। तो लसाड़िया मुख्यतः उदयपुर में था यानी वर्तमान सलूम्बर में, और कुछ हिस्सा इसका पार्सली पार्ट प्रतापगढ़ में भी आता है। तो ये स्टेटमेंट में अगर ये लिख दें उदयपुर प्रतापगढ़ या सलूम्बर प्रतापगढ़, तो अपने को ठीक मानना है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को गलत नहीं मानना है। तो पार्सली पार्ट इज लोकेटेड इन प्रतापगढ़ एंड मेनली इन उदयपुर। उदयपुर आता है तो उदयपुर ठीक है, उदयपुर नहीं देते बाद में इसका मीनिंग अपडेट देंगे सलूम्बर। लेकिन सलूम्बर अभी तक लिखा हुआ नहीं है बुक्स में, तो अभी तक देने की पॉसिबिलिटी कम है। तो उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि ये उदयपुर। वैसे डिस्ट्रिक्ट तो पूछते हैं वैसे क्वेश्चन में, ये रेफरेंस ये देते हैं क्वेश्चन में। अभी तक 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसमें रेफरेंस यही है, आरएस में नहीं पूछा अभी तक। तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, लसाड़िया। या लसाड़िया प्लेट्यू कहाँ स्थित है, उदयपुर। उदयपुर ना हो तो फिर सलूम्बर होगा। कांकनवाड़ी प्लेट्यू या अरावली में बिल्कुल अपोजिट उत्तर वाले भाग में अलवर, इस वाले हिस्से में। तो इसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पठार है वो एक तो बोराट और एक लसाड़िया। या फिर आते हैं माउंट आबू, सिरोही वाला पठार, जहां राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया प्लेट्यू, उड़िया पठार है, जहां गुरु शिखर है उसी क्षेत्र के पास में है। सबसे ऊंचा पठार है तो हाइट याद रखिए 1360 मीटर। और इसी के पास में एक ब्लॉक और आता है आबू ब्लॉक। आबू ब्लॉक है ये किस आकृति में, डोम शेप, गुमंदाकार आकृति में। और गुमंदाकार आकृति ज्वालामुखी के जमीन के नीचे जमी हुई जो आकृति होती है जिसको अपन कहते हैं बैथोलिथ। उस बैथोलिथ स्ट्रक्चर से इसकी तुलना होती है। अपने को पता है बैथोलिथ धरातल के ऊपर नहीं होती, जमीन में होता है बैथोलिथ। जो वॉल्केनिक इरेप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उस ज्वालामुखी उद्गार में कई बार जो मैग्मा होता है उस मैग्मा का जो ये निकास नली या वेंट है ये फट जाती है जमीन में।
तो मैग्मा और लावा है वो वहीं पे डोम शेप या गुमंदाकार आकृति में जमा हो जाता है जमीन के अंदर। तो इस डोम शेप आकृति को बैथोलिथ कहा जाता है। कुछ उसी आकृति से मैच होता हुआ अपने राजस्थान का आबू ब्लॉक या आबू पर्वत है, जिसको अपन एक प्लेट्यू मानते हैं। तो एक तो इसमें क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया गया कि आबू ब्लॉक या आबू पर्वत क्या है। तो आबू पर्वत नाम पर्वत है लेकिन इट्स ए प्लेट्यू, ये एक पठार है। किस आकृति में है? डोम शेप, गुमंदाकार या फिर बैथोलिथ शेप। क्योंकि जो बैथोलिथ शेप होती है वो ऐसी होती है गुमंदाकार, क्योंकि बैथोलिथ अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। गुमंदाकार मैग्मा जो होता है उसको बैथोलिथ स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो अधिक डीप में जमा होता है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार ओडिया पठार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का प्लेट्यू बोराट का पठार। राजसमंद उदयपुर के बीच का पठार बोराट। जहां पे मेवाड़ अरावली की ऊंची चोटी जरगा, जरगा बोराट वाले हिस्से में ही है, लेकिन है कहां पर? उदयपुर की तरफ। फिर एक अरावली की जो रॉक्स या चट्टाने हैं उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं ब्रिटिश जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एम हेरोन। और अरावली की चट्टानों का अध्ययन करके एम हेरोन भी हैरान थे कि इतनी प्राचीन चट्टानें, और इनको नाम क्या दिया गया? दिल्ली या डहेली सुपर ग्रुप। और डेली सुपर ग्रुप में इन्होंने 3 ग्रुप माने। ये तो सुपर ग्रुप यानी मेन ग्रुप माना डेली सुपर ग्रुप, और इसमें 3 ग्रुप। अरावली के ऊपर वाले हिस्से में तो इन्होंने माना अजबगढ़, अलवर से दिल्ली की ओर। अलवर अजमेर के आसपास इन्होंने माना अलवर ग्रुप। स्थानों के नाम लिए, दोनों ही अलवर में है वैसे। अलवर अलवर है ही, अजबगढ़ और भानगढ़ उधर ही है अलवर की ओर। नीचे वाले को नाम दिया इन्होंने रायलो, क्योंकि यहाँ चट्टाने पाई जाती हैं रायोलाइट और ग्रेनाइट सुरई के आसपास। सुरई से मुख्यतः बाड़मेर जालोर के बीच में रायोलाइट और ग्रेनाइट अधिक है। ग्रेनाइट जालोर से अधिक निकलता है। तो नीचे वाले ग्रुप को राइलो ग्रुप इसीलिए कहा गया। रायोलाइट चट्टाने जो लक्षिता मैडम वाली क्लासेस में शायद आपका रॉक्स और चट्टाने पड़ी हुई हैं कुछ बैचेज की, क्योंकि मेंस में आता है वो। तो उसमें जो इग्निस रॉक्स होती हैं, इग्निस रॉक्स के एग्जाम्पल में आता है ग्रेनाइट और रायोलाइट रॉक्स। तो ये रायोलाइट वही है राइलो, शॉर्ट में बोला गया राइलो ग्रुप। तो इसमें अजबगढ़ ग्रुप, अलवर ग्रुप, राइलो ग्रुप। जबकि अरावली में मेटल्स अधिक मिलते हैं, धातु अधिक मिलते हैं, इस आधार पे इसको क्या बोल दिया जाता है? लेकिन ये अपन बोलते हैं, ये हमने इसमें मेटल अधिक निकलने के कारण, धात्विक खनिज अधिक मिलने के कारण इसको किससे बना हुआ माना है? कर्नाटक के धारवाड़ जैसे चट्टानों से बना हुआ माना है। लेकिन यह शब्द एम हेरोन के द्वारा नहीं दिया गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है, एम हेरोन के द्वारा डेहली सुपर ग्रुप में कौन सा ग्रुप शामिल नहीं है? तो सुपर ग्रुप यानी मेन ग्रुप तो ये हो गया अरावली की चट्टाने, और इसमें 3 ग्रुप हैं। इसमें अजबगढ़, अलवर ग्रुप, राइलो ग्रुप और धारवाड़ ग्रुप। तो उसमें धारवाड़ शामिल नहीं होगा अगर रेफरेंस ये है तो। और कई बार इस व्यक्ति का नाम ही पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की जो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी है, भूआकृतिक चट्टानों का जो अध्ययन है, और अरावली की चट्टानों का अध्ययन किस व्यक्ति ने किया? तो आंसर रहेगा ए एम हेरोन, यानी इनकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। बाकी किया तो वे सैकड़ों लोगों ने, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट अपने इंडिया के भी खूब सारे हैं, लेकिन ये ब्रिटिश जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। तो इसका नाम शॉर्ट में ही आता है एम हेरोन, यानी पूरा नाम इनका याद नहीं करना है, अपने को शॉर्ट में ए एम हेरोन ही याद रखना है। आर एस 2016 के अंदर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंस ऑफ अरावली से दिया गया था। अरावली के महत्व में से कुछ स्टेटमेंट थे जो ठीक लिखे हुए थे, कुछ स्टेटमेंट जो गलत लिखे हुए थे। 4 स्टेटमेंट दिए थे जिसमें 2 ठीक थे और 2 स्टेटमेंट गलत थे। अब अरावली से जुड़े हुए कुछ महत्व हैं उसके, वो आपको याद होना चाहिए कि अरावली का एक महत्व तो डेजर्टिफिकेशन को लेकर है, मरुस्थलीकरण को लेकर। अब अरावली डेजर्टिफिकेशन को, मरुस्थलीकरण को बढ़ाएगी या रोकेगी? तो अरावली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन, अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है।
तो एक तो ये इंपॉर्टेंस है इसका डेजर्टिफिकेशन को लेके। और एक इसमें मुख्यतः मेटल्स अधिक मिलते हैं कि मेटालिक मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन अरावली बिकॉज अरावली इज फॉर्म्ड बाय धारवाड़ रॉक्स। कि अरावली में मेटल या धातु अधिक इसलिए मिलते हैं, ध से धातु और ध से धारवाड़, ये कॉम्बिनेशन याद रखना। मेटालिक मिनरल्स क्योंकि इसका निर्माण कौन सी रॉक से हुआ है, धारवाड़ रॉक्स। और धारवाड़ आपको पता है कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां मुख्यतः मेटल्स ही निकलते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये लिखा गया धारवाड़ चट्टाने। अरावली में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता अधिक पाई जाती है, और बायोडाइवर्सिटी वहां पे अधिक होती है जहां वेजिटेशन अधिक होती है। तो अपने को पता है कि वनस्पति हमेशा माउंटेन्स में अधिक मिलेगी। यहाँ तक कि अपनी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, वन नीति है, उसमें भी कहा गया है कि जो माउंटेन्स का जो एरिया होता है 100% उसमें से 60% भाग है वो फॉरेस्ट कवर्ड होना चाहिए, जबकि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33%, यानी जिसमें माउंटेन भी शामिल हो, डेजर्ट भी शामिल हो, मैदान भी शामिल हो, प्लेट्यू भी शामिल हो, तो जिसमें सभी भौतिक प्रदेशों की मिला के बात हुई है उसमें एवरेज 33% और अकेले माउंटेन्स के 60%। तो पर्वतीय क्षेत्र हमेशा हाई बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन होते हैं, उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता अरावली में पाई जाती है, स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ वनस्पति अधिक होती है, यानी मोस्टली वेजिटेशन फाउंड इन अरावली रीजन। फॉर एग्जाम्पल उदयपुर, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वनस्पति किस जिले में है, उदयपुर। जो सेकंड जिला अलवर है वो उसके आसपास भी नहीं है, यानी उदयपुर है लगभग 2700 वर्ग मीटर के आसपास, सॉरी वर्ग किलोमीटर एरिया के आसपास वेजिटेशन, जबकि आपके अलवर के अंदर होती है लगभग 1196 के आसपास, ये डेटा होता है। इसके बाद में अरावली में स्टेटमेंट आता है कि मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान आर ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली। राजस्थान की अधिकांश नदियां अरावली से उद्गमित है। 2016 के एग्जाम में स्टेटमेंट दिया गया था कि ऑल रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट आर ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली, कि राजस्थान की सभी नदियां अरावली से आती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि बहुत सारी नदियां अपनी डेजर्ट और मरुस्थल में भी बहती हैं, जो मरुस्थल से स्टार्ट होकर वहीं समाप्त हो जाती हैं, जैसे जैसलमेर, काकनी या काकने, तो वो अरावली में नहीं है। एक नागौर से आने वाली, जो हम लिखते हैं ना लूणी के अंदर एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं आती, जोजड़ी रिवर, तो वो अपवाद में लूणी के अंदर लिखते भी हैं अपन के अरावली से उद्गमित नहीं होती। तो इसका मीनिंग राजस्थान की सभी नदियां अरावली से उद्गमित नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ रिवर है, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली है, क्योंकि मुख्यतः नदियों का जो ओरिजिन होता है वो किस एरिया से होता है, मोस्टली माउंटेन से होता है। केवल पर्वतों से होता है ऐसा नहीं, लेकिन अधिकांश नदियां पर्वतों से ही निकलती है, और जहां से नदियां निकलती हैं सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट या सभ्यताओं का विकास वहीं होता है। तो राजस्थान है वो प्राचीन सभ्यताओं, यानी एंसेंट सिविलाइजेशन, और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता और नवीन नगरीय सभ्यता, इनकी जननी कहा गया, मदरलैंड कहा गया अरावली को, क्योंकि अरावली में कुछ प्राचीन सभ्यताएं, जैसे उदयपुर की ओर देखें तो आहट, जयपुर के आसपास देखें तो बैराट, सीकर के आसपास देखें तो गणेश्वर, कुछ प्राचीन सभ्यताएं डेवलप हुई हैं। कुछ नवीन नगरीय सभ्यताएं, जैसे अरावली के उत्तर में प्रमुख नगर जयपुर, मध्य अरावली का प्रमुख नगर अजमेर, सदन अरावली का उदयपुर। आज राजस्थान के जो स्मार्ट सिटी हैं यानी काजू, उसमें से 3 अरावली के पास हैं, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। एक कोटा है, यह हाड़ौती में आता है। तो इसका मीनिंग अरावली केवल एंसेंट सिविलाइजेशन नहीं, मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन के कारण भी फेमस है। केवल प्राचीन सभ्यता ही नहीं, नवीन नगरीय सभ्यताओं के मदरलैंड जननी भी कहा गया है। और ये अपन पढ़ते भी हैं, नदियों में पढ़ते हो जनरली आप हिस्ट्री के अंदर, कि जो नदियां हैं, नदी घाटियां हैं, उनको सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, क्राइडल ऑफ सिविलाइजेशन। और नदियां किसके पास हैं सबसे ज्यादा? अरावली के पास। इस कारण यहाँ सभ्यताएं भी अधिक डेवलप हुई हैं। और जिस क्षेत्र में जैव विविधता और वनस्पति और नदियां अधिक होती हैं, वहां ट्राइब्स भी अधिक होती हैं। ट्राइब्स हमेशा इस क्षेत्र से अट्रैक्ट होती हैं वनस्पति से। जहां वन अधिक होते हैं वहां जनजातियां अधिक होती हैं। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में? उदयपुर में।
जैसे कि राजस्थान के पूर्व में तो है मेना और सदन में अधिक भील, और राजस्थान की बड़ी ट्राइब्स में भी यही आती हैं, मेना, भील और गरासिया। और ये सभी तीनों अरावली से रिलेवेंट है, क्योंकि मेना सर्वाधिक जयपुर, भील सर्वाधिक उदयपुर, गरासिया सर्वाधिक सिरोही। तो ये ट्राइब्स के लिए भी अपने आप में क्या है, सेल्टर लैंड या आदिवासियों की शरण स्थली। और अरावली के बारे में कहा जाता है कि अरावली राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। मानसून लिख दो चाहे जलवायु लिख दो, क्योंकि अगर कोई भी माउंटेन या रिलीफ फीचर या कोई उच्चावच अगर है तो वो क्लाइमेट को प्रभावित करेगा। जैसे राजस्थान में माउंट आबू है, उसका टेम्परेचर कम क्यों होता है? क्योंकि अपने को पता है जहां हाई रिलीफ फीचर होगा, ऊंचाई ज्यादा होगी, वहां टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। उस एरिया में जहां अधिक उच्चावच और मानसून के रूप में बैरियर के रूप में, तो वहां वर्षा अधिक होगी। लेकिन अरावली के साइड में जो मानसून निकलता है वो सीधा हिमाचल पहुंच जाता है, यानी अरावली मानसून के ज्यादातर पैरेलल है। पैरेलल होने के कारण ज्यादातर मानसून को रोक नहीं पाती, कुछ हिस्से में ही रोक पाती है, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के आसपास। बाकी जो वर्षा है वो मुख्यतः अरब सागर से और हिमाचल, जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ा अपने, हिमाचल ब्रांच के रूप में जो राजस्थान होते हुए और हिमाचल जाती है। तो ये राजस्थान की मानसून को या जलवायु को प्रभावित करती है। तो चाहे माउंटेन अपने ये हो, चाहे पश्चिमी घाट हो, चाहे पूर्वी घाट हो, कोई भी माउंटेन्स हो, वो पार्शियली या आंशिक रूप में कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करेगा। तो जलवायु वाला फैक्ट भी अगर आता है इसमें, तो ये अपने को मानना है, क्योंकि ये अपन मुख्यतः क्लाइमेट वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। और एक अरावली के लिए कहा जाता है कि अरावली को राजस्थान का प्लानिंग रीजन कहा जाता है। राजस्थान का योजना प्रदेश। तो योजना प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है वो मरुस्थलीकरण को रोकने को लेकर, खनिजों के विदोहन को लेके, ट्राइब्स या आदिवासियों के संरक्षण को लेके, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, राजस्थान में ट्राइब्स या जनजाति को लेकर, राजस्थान में टूरिज्म या पर्यटन को लेकर। तो पर्यटन से रिलेवेंट यहाँ पे हिल स्टेशन है माउंट आबू। तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अरावली में स्थित है, राजस्थान का। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हिल स्टेशन हमेशा हिल्स पे ही होता है, डेजर्ट में नहीं होगा, ना मैदानी भाग में होगा, ना हाड़ौती। हाड़ौती पठारों पे पॉसिबल है, लेकिन वहां पे कोई हिल स्टेशन नहीं है। तो राजस्थान में हिल स्टेशन केवल दर्जा किसको प्राप्त है? माउंट आबू को। तो ऐसा ही स्टेटमेंट अगर केवल अरावली में स्थित है राजस्थान के अंदर, तो स्टेटमेंट सही है। और भारत में केवल हिल स्टेशन अरावली में पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट गलत है। अपने को पता है लघु हिमालय में सबसे ज्यादा हिल स्टेशन है। इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, वहां पे वृहद हिमालय के जस्ट नीचे की ओर लघु हिमालय, जो अपने घास के मैदानों के लिए फेमस है, जो जम्मू एंड कश्मीर की ओर क्या कहा जाता है, बुग्यालिया। यार वहां ये पूरा शब्द आता है, आधा आते गड़बड़ है। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो ज्यादातर इन सब्जेक्ट से रिलेवेंट होते हैं, एंड ऑल दीज सब्जेक्ट आर रिलेवेंट टू अरावली। ये सभी विषय किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका मीनिंग गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं अरावली को ध्यान में रखते हुए, यानी इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग या बजट है वो बजट खर्च करती है। बजट स्कीम है जो मुख्यतः इन टॉपिक से रिलेवेंट होती है। इस कारण कहा गया अरावली को प्लानिंग रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का योजना प्रदेश। मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़े क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश। तो बाद में अपने को ये वाले पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, और इनके लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स वगैरह चलाई जाती हैं। जैसे वनस्पति को लेकर कौन कौन से, तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उनमें से कोई एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे एक तो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम ही है 1992 वाला। तो इस तरीके के कुछ कार्यक्रम है, जैसा बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी है, जापान के साथ जीका वाला, वानिकी और जैव विविधता कार्यक्रम, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम। तो इनको लेके कुछ ना कुछ स्कीम अपन लिख सकते हैं। और ट्राइब्स को लेकर भी बहुत सारी स्कीम, और जनजातियों को लेकर जैसे विकास सर ने आपको करवाई है ट्राइब्स को लेकर, तो उनको लेके कुछ स्कीम, टूरिज्म को लेके कुछ स्कीम वगैरह वो लिख सकते हो आप। जैसे टूरिज्म पॉलिसी है, या कुछ टूरिज्म सर्किट हैं जो अरावली के अंदर डेवलप किए गए हैं। जैसे मेवाड़ सर्किट है, ट्राइबल एरिया में ट्राइबल या वागड़ सर्किट है। जैसे जयपुर के पास में ढूंढाड़ सर्किट है,
जैसे अलवर है वो भी अरावली का हिस्सा है, वो अलवर सर्किट के रूप में है। तो एक कुछ टूरिज्म सर्किट भी है।